हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 8 के एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 3 यानी ज्यामितीय आकृतियों की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से हम लोग आकृतियों के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बहुभुज यानी पॉलीगन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि पॉलीगन क्या है। ठीक है, पॉलीगन किस आकृति को हम लोग कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बहुभुज यहाँ समझ लेते हैं कि बहुभुज क्या है। लिखेंगे यहाँ बहुभुज। तो दोस्तों वे सभी आकृतियां बहुभुज कहलाती है जो सरल रेखा से तथा बंद आकृति होती है, उन्हें क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिख भी देते हैं हम, वे सारी आकृति जो सरल एवं बंद आकृति है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वे सब आकृति बहुभुज कहलाते हैं जब सरल रेखा से और बंद आकृति हो। ठीक है, सरल रेखा से और बंद आकृति हो। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सरल रेखा क्या है। तो दोस्तों सरल रेखा उन्हें कहते हैं, सरल आकृति उन्हें कहते हैं जो खुद को अपने आप को नहीं काटती है। उन्हें हम खुद को नहीं काटती हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सरल रेखा। देखिए जैसे यहाँ मान लेते हैं ये एक लाइन है, तो देखिए ये लाइन जो खींचे हुए हैं ये अपने आप को कहीं नहीं काट रही है। और देखिए ये खींच रहे हैं तो ये देखिए एक बिंदु पर अपने आप को ही काट रही है। इन्हें हम सरल रेखा या सरल आकृति नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप को कहीं नहीं काट रही है तो इन्हें हम कहेंगे कि सरल आकृति है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सरल आकृति समझ में आ गई। ठीक है, तो दोनों चीज होना चाहिए, सरल एवं बंद आकृति होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए एक हम त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज, ये जो रेखा खींचा गया है ये सरल रेखा है। ठीक है, ये जो सरल रेखा है ये कहीं अपने आप को नहीं काट रहा है। ठीक है, तो ये सरल रेखा तो है लेकिन ये बंद भी आकृति है, कहीं से खुला नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हम कहेंगे कि ये क्या है, बहुभुज है। ठीक है, तो ये गुण होना चाहिए। जिस आकृति में ये दोनों गुण रहता है तो हम उन्हें क्या, बहुभुज के श्रेणी में यानी पॉलीगन के श्रेणी में रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुभुज यानी पॉलीगन के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब हम सरल बहुभुज भी समझ लिए, सरल आकृति भी समझ लिए। अब हम समझेंगे कि बहुभुज की शीर्ष क्या है। देखिए पहले तो दोस्तों हम ये जो आकृति बनाए हुए हैं इन आकृति में हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सरल आकृति है, कौन सरल आकृति नहीं है और कौन बहुभुज है। तो बहुभुज होने के लिए दो शर्त होना चाहिए। एक तो वो क्या होना चाहिए, सरल आकृति, और बंद भी होना चाहिए। तो देखिए ये नंबर एक और 2, 3 और 4। देखिए 1, 2, 3 और 4 ये कौन सी, ये सरल आकृति है, सरल आकृति है, आकृति है। नंबर 5 और 6 ये बहुभुज है, बहुभुज है। ठीक है, नंबर 7 दोस्तों न तो बहुभुज है और ना ही सरल रेखा है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, खुद को काट रही है। इन्हें हम न तो बहुभुज कहेंगे, 7 आकृति को 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 7
न तो सरल सरल आकृति कहेंगे और नहीं बहुभुज भी कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये फिगर के माध्यम से समझ में आ गया है कि कौन बहुभुज है और कौन सरल रेखा है। ठीक है, बहुभुज होने के लिए दो शर्त होना चाहिए, एक तो सरल रेखा एवं बंद आकृति होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि बहुभुज के शीर्ष और भुजा के बारे में। देखिए हम यहाँ कुछ आकृति यानी बहुभुज बना रहे हैं। तो देखिए ये एक बहुभुज हुआ और ये एक बहुभुज हुआ, यहाँ भी एक बना लेते हैं, ये भी एक बहुभुज है और ये भी एक बहुभुज है। तो यहाँ चार हम बहुभुज बनाए हुए हैं। ठीक है, और इनका हम भुजा देखेंगे और शीर्ष देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका नामकरण कर देते हैं ए और बी, ए बी सी, इनका भी नाम कर देते हैं ए बी सी डी, इनका भी नाम कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इनका नाम कर देते हैं पी क्यू आर एस टी। आप चाहे जो भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों पहले हम त्रिभुज में समझते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, इन तीन सरल रेखाओं से ये बंद आकृति है, सरल रेखा भी है और ये बंद आकृति भी है, तो इन्हें हम बहुभुज कहेंगे। ये भी देखिए यहाँ चार भुजा कितना भी हो वो बंद आकृति होना चाहिए तथा सरल आकृति होना भी चाहिए, दोनों। तो यहाँ देखिए चार भुजा है तो ये चतुर्भुज है, यहाँ पाँच छह भुजा है तो ये षष्ठभुज होगा, यहाँ पांच भुजा है तो पंचभुज होगा। ठीक है, तो इनका पहले हम शीर्ष समझ लेते हैं। शीर्ष देखिए शीर्ष किन्हें कहेंगे कि जब दो रेखा एक ही जगह पर मिल जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीन शीर्ष होता है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं शीर्ष पहले, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये शीर्ष हो गया। शीर्ष कितना है, तो तीन शीर्ष है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कितने शीर्ष है। तो यहाँ एक मिल रहा है, यहाँ एक और यहाँ एक मिल रहा है। तो ए बी सी और डी, यहाँ ये चतुर्भुज है दोस्तों, तो इसमें चार शीर्ष होगा और चार भुजा होगा। ठीक है, पहले हम शीर्ष देख रहे हैं, बाद में भुजा देखेंगे। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन चार पाँच, तो ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो ये हमारा शीर्ष हो गया। इनका शीर्ष देख लेते हैं कि दोस्तों इनका अपने आप से यानी खुद से लिखिए इनका शीर्ष। ठीक है, तब हम समझेंगे कि आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे भुजा। यहाँ भुजा पहले हम लोग त्रिभुज में देखते हैं कि कितने भुजा है। तो भुजा ए बी, त्रिभुज में तीन भुजा होता है। तो देखिए भुजा हमारा ए रहा ए बी और बी सी और ये ए सी, ये रहा इनका भुजा। ठीक है, अब देख लेते हैं चतुर्भुज का भुजा। तो ये ए बी बी सी सी डी या डी सी और ए सी, ये इनका क्या हो गया, भुजा हो गया। इनका भुजा देख लेते हैं, ए बी बी सी डी और डी ई और ई एफ या एफ ई। ठीक है, ये इनका, और अपने आप से इनका भुजा आप लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा भुजा और शीर्ष को पहचानने में। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे बहुभुज के विकर्ण के बारे में। दोस्तों विकर्ण क्या होता है, देखिए विकर्ण सामने वाले, देखिए इनका बी के सामने डी है शीर्ष, सामने वाले शीर्ष को मिला देते हैं तो उन्हें हम विकर्ण कहते हैं। देखिए जैसे बी से डी को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, और ऐसे ही
ए से सी को जोड़ देंगे तो ये हमारा विकर्ण होगा। दोस्तों आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है, तो विकर्ण 2 होते हैं। दोस्तों यहाँ हम सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ हम नहीं शीर्ष यानी विकर्ण नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमने सामने वाले शीर्ष को मिलाना है, तो यहाँ सामने वाले तो शीर्ष से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम इसमें विकर्ण नहीं खींचेंगे। इसमें हम लंब डाल सकते हैं, ठीक है। तो लंब के बारे में आप लोगों को नहीं अभी पढ़ना है, हम पढ़ना होगा तो हम खुद बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज का विकर्ण। तो देखिए चतुर्भुज में विकर्ण कितना होता है? 2 होता है। विकर्ण का नाम देखिए AC और BD, ये दो विकर्ण हो गया। इनका विकर्ण दोस्तों हम बोले हैं कि शीर्ष सामने वाले शीर्ष को मिलाना है। देखिए इनको हम F से C को जोड़ सकते हैं, तो पहले लिखते चलेंगे, ठीक है। FC एक विकर्ण हो गया। इनको हम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, BD हो गया, यहाँ से भी एक जोड़ सकते हैं, AE हो गया, AE। और हम कहाँ से जोड़ सकते हैं? यहाँ से जोड़ सकते हैं, EB को जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया BE हो गया। और यहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं, एक को D से जोड़ सकते हैं, तो AD हो गया। देखिए दोस्तों ये षष्ठभुज है, 1 भुजा 2 3 4 5 6 भुजा है, षष्ठभुज है। तो षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो 1 2 3 4 5 विकर्ण होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। तो एक चीज इसी में हमें समझना है कि देखिए बहुभुज के प्रकार, यानी बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुभुज दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनको हम साफ कर दे रहे हैं और उस बहुभुज के प्रकार को हम लोग समझेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम यहाँ लिख लिए हैं कि बहुभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों बहुभुज के 4 प्रकार होते हैं, यानी 4 गो इनका बहुभुज के प्रकार होते हैं। देखिए उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज और विषम बहुभुज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम 3 फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है। इन तीनों फिगर के माध्यम से हम इनको उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ उत्तल बहुभुज जो हम लिखे हुए हैं, देखिए इसलिए हम यहाँ पहले लिख दिए हैं क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो ना बन जाए, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ समझा देते हैं। देखिए उत्तल बहुभुज वैसे बहुभुज जिसमें विकर्ण खींचने पर बहुभुज अंदर ही रहे। उससे पहले हम उत्तल बहुभुज को समझ लेंगे ना, तो अपने आप ये बहुभुज समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ अवतल बहुभुज को पहले समझ लेते हैं। वैसा बहुभुज जिसमें विकर्ण खींचने पर बहुभुज का कुछ भाग बाहर हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। दोस्तों देखिए जब हम किसी बहुभुज में क्या करते हैं, विकर्ण खींचते हैं, तो उनका कुछ भाग बाहर हो जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज कहेंगे। जैसे देखिए इनका तो हम विकर्ण यहाँ से मिला सकते हैं, यहाँ से, तो क्या इनका कोई भाग बाहर हुआ है? नहीं हुआ है। देखिए इसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ मान लीजिए हम यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाते हैं इनको, ये शीर्ष से इनको मिलाते हैं, तो देखिए ये वाला भाग क्या हो गया? बाहर नहीं हो गया है। ये वाला जो हम इससे और इसको यानी एक पे बिंदु A और D को मिलाएंगे, तो ये वाला भाग तो बाहर निकल जा रहा है। तो वैसे बहुभुज को हम अवतल बहुभुज कहते हैं, ठीक है। जब हम विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण खींचते समय कुछ बहुभुज का भाग बाहर हो जाता है, उन्हें हम अवतल बहुभुज कहते हैं। और देखिए उत्तल बहुभुज में जब हम विकर्ण खींचते हैं तो बहुभुज का भाग बाहर नहीं होता है, अंदर ही रहता है, उन्हें हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो हम आकृति बनाए हुए हैं, इनसे आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये उत्तल बहुभुज कौन है और अवतल बहुभुज कौन है। तो देखिए ये भी उत्तल बहुभुज ही है, ये भी उत्तल बहुभुज है, और ये अवतल बहुभुज का उदाहरण है। अवतल बहुभुज कैसे अवतल बहुभुज है? तो दोस्तों हम विकर्ण खींच रहे हैं, तो इनका कुछ भाग बाहर की ओर हो जा रहा है, ठीक है, तो ये अवतल बहुभुज है।
आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम समझ लेते हैं विषम बहुभुज, समबाहुभुज और विषम बहुभुज को। देखिए यहाँ भी लिखे हुए हैं हम कि यहाँ लिखे हुए हैं कि विषम बहुभुज, हम सॉरी सम बहुभुज लिखे हैं, विषम बहुभुज को नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि विषम बहुभुज क्या है। देखिए सम बहुभुज उसे कहते हैं वैसे बहुभुज जिसके सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोणों का योग कितना, अंतःकोणों का माप समान हो। यानी वैसा बहुभुज जिनका सभी भुजाएं एवं अंतःकोणों की माप बराबर